खुशी की बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, संविधान को क्रियान्वित करने वाले लोग बुरे हो तो ये बुरा साबित हो सकता है, और यदि संविधान बुरा हो लेकिन उसे क्रियान्वित करने वाले लोग अच्छे हों तो यह अच्छा साबित हो सकता है। और ये बात वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन आयोग के कार्यों और उसके नीति और नियति के संदर्भ में बिल्कुल सही साबित होती है। यहां पर हम आज बात करें तो हमारा देश जो है वह लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है, जिसके अंदर यहां की जनता का शासन है, जनता के द्वारा चुने हुए लोगों द्वारा जनता के लिए होता है, इसलिए इसे लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है। जिसके अंदर इस देश में जो चुनाव होते हैं वो चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है उसको चुनाव आयोग के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, और चुनाव आयोग का जो गठन है वह भाग 15 के अंदर आर्टिकल 324 के अंतर्गत किया जाता है। पहली बार चुनाव आयोग का गठन यानी भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी सन 1950 को किया गया था, और उस दिन को 2011 से मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वह सुकुमार सेन थे। उसके बाद 1950 से लेकर 1989 तक ये संस्था एकल सदस्य संस्था थी, यानी इसमें केवल एक मेंबर हुआ करते थे, लेकिन 89 में इसमें 3 सदस्य होने लगे, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। इसलिए क्योंकि उसके बाद जब यहां तक ये चीजें पहुंची थी तो जो चुनाव की प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा लेंदी हो गई थी, काम बढ़ गया था, इस कारण से इसको 3 सदस्य संस्था बनाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो निर्वाचन आयुक्त हुए वो थे टीएन शेषन। उनके कार्यकाल में यह पता चला कि कोई निर्वाचन आयोग भी होता है, निर्वाचन आयुक्त होता है, और उसकी शक्तियां कितनी होती है, वो कितना ताकतवर होता है, और किस प्रकार से फेयर एंड फ्री जो वोटिंग होती है या निर्वाचन होता है वो कैसे करवाया जा सकता है, क्योंकि उसको अधिकार इतने दिए गए हैं। टीएन शेषन के बारे में कहा जाता था कि टीएन शेषन एक ऐसे निर्वाचन आयुक्त हैं जो नाश्ते में नेता खाते हैं, यानी उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग जो है वह 5 प्रकार के चुनाव करवाता है। लोकसभा के, राज्यसभा के, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधानसभाओं या विधान परिषद के चुनाव करवाता है। जो लोकल राज्यों के जो स्टेट बॉडीज के जो चुनाव होते हैं विधानसभा के अलावा, वो यहाँ की लोकल जो राज्य निर्वाचन आयोग होते हैं उनके अंतर्गत करवाए जाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसके द्वारा जो चुनाव होते हैं वो 5 प्रकार के चुनाव होते हैं, और ये 5 प्रकार के चुनावों की प्लानिंग, उनका एग्जीक्यूशन और कंट्रोल जो होता है वह भारत निर्वाचन आयोग के पास होता है। पूरी प्लानिंग करता है किस प्रकार से और कब किन स्थितियों परिस्थितियों में ये चुनाव करवाने हैं, ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। उसको किस प्रकार से एग्जीक्यूट करना है, कितने लोगों को उसकी सेफ गार्ड के लिए, सिक्योरिटी के लिए, क्रियान्वयन के लिए यूज में लेना है, वो उन पर डिपेंड करता है। और वो किसी को भी इस काम के लिए लगा सकता है जो कि गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर आते हैं, और इवन प्राइवेट सेक्टर से जो भी गाड़ियां वगैरह हायर करनी होती है उनको भी वह बिना किसी बाधा के वो हायर कर लेते हैं और उनको काम में लेते हैं। इसी प्रकार उनका जो कंट्रोल होता है, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया पर ऐसा कंट्रोल होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, जब चुनाव की आचार संहिता लग जाती है तो उस आचार संहिता के दौरान जो निर्वाचन आयुक्त का दिशा निर्देश होते हैं उन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार उनको व्यवहार करना होता है। अगर उनका व्यवहार उन दिशा निर्देशों के अंदर फिट नहीं बैठता
तो उनका चुनाव कैंसिल हो सकता है, उनके द्वारा जो रिलीज एड्रेस की जाती है उनको मना किया जा सकता है, और कई सारी पाबंदियां जो है उन पर लगाई जा सकती है, 1 दिन की, 2 दिन की, बोलने की, कई प्रकार की पाबंदियां जो है उन पर लगाई जा सकती है। ये चीफ इलेक्शन कमीशन जो होती है उसकी ताकत का अंदाजा है। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा भारत निर्वाचन आयोग है और उसके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनके अंडर में ये सारी की सारी चीजें होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वह 6 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन उनकी अधिकतम आयु अगर 6 साल से पहले 65 ईयर हो जाती है तो वो रिटायरमेंट तब हो जाता है, अन्यथा वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं। अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं वह भी 6 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन उनकी अधिकतम आयु जो है वह 62 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी उनकी रिटायरमेंट एज जो होती है वो 62 ईयर होती है, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो रिटायरमेंट एज होती है वह 65 ईयर होती है। इस प्रकार से इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और इसी प्रकार सैलरी का भी इसी तरह से डिफरेंस होता है। जिस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं, प्रोटोकॉल में चीफ इलेक्शन कमीशन जो होते हैं, कमिश्नर जो होता है वो उनके इक्वल फिट बैठते हैं और सैलरी भी उनके बराबर ही मिलती है, और अन्य जो 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी सैलरी जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजेस होते हैं उनके बराबर होती है। ये एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है। अर्ध न्यायिक संस्था का मतलब निर्वाचन से संबंधित जितनी भी प्रकार की जो अपीलें होती है उन पर निर्णय करने का जो अधिकार होता है वो सारा का सारा इनको होता है। लेकिन 1966 में अंतिम निर्णय देने का जो अधिकार था वो सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया, अंतिम निर्णय। लेकिन फिर भी ज्यादातर केसेस में जो निर्णय किए जाते हैं मैक्सिमम यानी 99% वो सारे के सारे चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए जाते हैं, यानी इनके पास इतने अधिकार दिए हुए हैं। तो ये जो संस्था है उसका जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी शक्तियां बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर होती है, इसलिए इन्हें भी उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे महाभियोग लगा करके, अन्यथा इनकी नियुक्ति को रद्द नहीं किया जा सकता। ये स्वशासित यानी इसके ऊपर सरकार का किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता, और ये अपने स्वविवेक से और अपने स्वतंत्र प्रभाव से ये इलेक्शन को कंप्लीट करवाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन का जो काम होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना होता है। यहां पर हम बात करें तो ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं उनको ये जो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है और इनका जो चुनाव होता है, एक्चुअली में जो इनकी जो नियुक्ति होती है वह पहले तो एक मंत्री परिषद की सिफारिश से हुआ करती थी। जो भारत सरकार की जो मंत्री परिषद थी उसकी सिफारिश से हुआ करती थी, लेकिन 89 के बाद मंत्री परिषद की सिफारिश के बजाय एक समिति के द्वारा किया जाने लगा। उस समिति में 3 सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। इन तीनों की जो समिति होती है उनके द्वारा ही चीफ इलेक्शन कमीशन जैसी फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने वाली जो बॉडी होती है उसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्रियान्वित करने के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। अगर ये इंडिपेंडेंट होने के बजाय किसी भी तरह से पार्शलाइज हो जाएंगे तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था की वो खत्म हो सकती है। वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखें तो जब ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, ईवीएम से पहली बार चुनाव 2004 से स्टार्ट हुए थे, लेकिन 2013 में लाल कृष्ण आडवाणी ईवीएम से चुनाव करवाने की प्रक्रिया पर आरोप लगा करके इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि हां, ईवीएम से जो चुनाव है वह फेयर एंड फ्री होना पॉसिबल नहीं है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो सकती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने एक वीवीपैट मशीन के लिए बोला, और वीवीपैट मशीन क्या होती है, जैसे ही ईवीएम पर बटन दबाया जाता है वोट दे करके, तब एक पर्ची निकलती है जिसमें यह दिखाई देता है कि वो उस वोट किसको गया हुआ है। लेकिन ये जो पर्ची निकलती है वो केवल दिखाने के लिए होती है, लेकिन वोटिंग की जो काउंटिंग होती है वो अभी भी ईवीएम के द्वारा होती है। इसलिए आज भी ईवीएम पर आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं कि ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है वह फेयर एंड फ्री नहीं है, इसलिए ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और उसके लिए आज जो चुनाव आयोग है उस पर यह आरोप लग रहे हैं कि जो बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कंपनी है जो ईवीएम बनाती है, उस ईवीएम बनाने वाली कंपनी के जो 7 डायरेक्टर्स हैं जो प्रोसीजर करते हैं, वो सारा का सारा प्रोसीडिंग का काम जो है, जो ऑनलाइन कंप्लीशन का काम करते हैं, चिप वगैरह पर जो कोडिंग का काम करते हैं, उनके जो 7 डायरेक्टर हैं कंपनी के, उसमें से 4 डायरेक्टर
किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। कुछ तो ऐसे भी जो स्टेट पदाधिकारी हैं, कुछ नेशनल लेवल के पदाधिकारी हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए उसके पदाधिकारी हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ईवीएम बन रही है उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो फेयर एंड फ्री जो है वो चुनाव करवाएगी। इसलिए यहां पर और ये खुलासा किया है भारत सरकार के एक सीनियर आईएएस अधिकारी ने, जिन्होंने ये बताया कि इस प्रकार की स्थितियों में किस प्रकार से चुनाव आयोग जो है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा सकता है। उसके बावजूद भी चुनाव आयोग जो है इस पर सफाई दे रहा है कि नहीं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन ही होंगे और इसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है डिस्टर्बेंस की, और वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और मुद्दा पुनः सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है जिस पर सुनवाई होना बाकी है। यहां पर हम बात कर रहे थे कि जो चुनाव आयोग है उसकी जो गाड़ियां हैं वो लगातार घूमती रहती है पूरी इलेक्शन प्रोसेस के लिए, और लोकसभा का चुनाव आने वाला है बहुत जल्दी। तो ये जो गाड़ियां चुनाव आयोग की घूम रही है उनकी गाड़ियों में मोदी सरकार की गारंटी का प्रचार हो रहा है, जिससे एक चीज और पार्शलाइजेशन की बदबू आती है कि अगर ऐसा जो इलेक्शन कमीशन जो कि इंडिपेंडेंट है और पूरी तरह से किसी भी तरह से पार्शलाइज नहीं है, वो इस प्रकार का प्रचार प्रसार किसी पार्टी विशेष का कैसे कर सकता है। अगर ये कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी की तरफ जो चुनाव प्रक्रिया को जो है डिस्टर्ब करने का जो संकेत है वो कहीं ना कहीं से ऐसा मिलता है कि ऐसा हो सकता है ईवीएम के द्वारा या किसी अन्य प्रकार से, जिससे चुनाव बाधित हो, डिस्टर्ब हो और किसी पर्टिकुलर पार्टी को जो है वो चुनाव जितवाने की प्रक्रिया जो है वो संभव हो सकती है। तो यहां पर चुनाव आयोग जो है वह आज शक के घेरे में है। और अगर ऐसा है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का वो जो कथन जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो वो बुरा साबित हो सकता है यदि उसे क्रियान्वित करने वाले लोग बुरे हों तो। और चुनाव आयोग जैसी संस्था जो इतनी पावरफुल संस्था है, जो मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्रियों को और अन्य मंत्रियों को चुनाव आचार संहिता के दौरान अपने इशारे पर नचा सकती, वो इतनी पावरफुल संस्था अगर पार्शलाइज हो जाती है तो संविधान की जो ताकत है जो उनके पास होती है उस टाइम पर, अगर वह उसे नेगेटिव डायरेक्शन में क्रियान्वित करते हैं तो संविधान को चाहे कितना भी अच्छा है उसे बुरा साबित किया जा सकता है। और ये जो काम है यहां पर निर्वाचन आयुक्तों पर और निर्वाचन आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्था पर जो आरोप लग रहे हैं उनको ये एक चिंतन का विषय है। और अगर वह बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तब उस स्थिति में ये जो जनता है उसे इन लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए लड़ाई खुद को लड़नी पड़ेगी। एक दूसरा मुद्दा 2-3 दिन पहले आया जिसमें चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होना था। उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 20 सदस्य और बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के 16 सदस्य थे। जब वोटिंग हुई, कैमरे के सामने वोटिंग हो रही है और जिसमें जो प्रेसाइडिंग अधिकारी जो है वह उसमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इस दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 8 वोट खारिज कर दिए जाते हैं और बीजेपी अकाली दल के पूरे वोट जो है वो काउंट कर लिए जाते हैं। और इससे ये पता लगता है कि 16 वोट लेकर के बीजेपी अपना मेयर बना रही है और 20 वोट होते हुए भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो 12 वोट लेकर के और चुनाव हार जाती है। और ये जो मामला है वो चुनाव आयोग के पास और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास ये भी पेंडिंग चल रहा है। अगर ऐसी स्थितियां हैं जहां पर इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पहले से सवालिया निशान जो है वो सरकार की तरफ से लग रहे हैं और चुनाव आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्था अगर ये काम करती है तो यहां पर इस देश के लोगों को, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से इस हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई लड़कर के इस देश को जो लोकतांत्रिक व्यवस्था दी है, अगर इस प्रकार से संविधान के दायरे में आने वाले लोग जिनके पास ताकत है अगर उसका मिसयूज करते हैं तो फिर यहाँ के लोगों को सोचने की जरूरत है कि आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा, ये चिंतन का विषय है और इस पर जो है ध्यान देने की जरूरत है। और जरूरत पड़े तो आंदोलन और किसी अन्य प्रकार की चीजों की जरूरत पड़े तो वह भी करने की आवश्यकता है। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।